हेलो बच्चों, आज गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। ये क्लास 12 के लिए वीडियो है और ये आज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले के लेक्चर्स आप इसी में सर्च कर लीजिए। सर्च करने से आपको पीछे के लेक्चर्स मिल जाएंगे अगर आपने नहीं देखा है। और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सारी स्थिति। कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसमें पता चलेगा कि हम उसका संशोधन करेंगे, 100% करेंगे। तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो है वो एक्सिस पर एक्सियल पोजीशन में, ये हो चुका है, डिस्कस हो चुका पीछे के वीडियो में। और निरक्षीय स्थिति में अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चुका है। निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइन, ये भी हो चुका है। अब आज जो थर्ड कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निगमित करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इसमें 2 चार्ज हैं, ये प्लस क्यू, प्लस क्यू चार्ज बिंदु ए पर है, माइनस क्यू चार्ज बिंदु बी पर है। डाइपोल का मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु एम है, जहां हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अंदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P BA दिशा में होगा। सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अंदिश -4 से +4 की ओर ये है। अब इस जो पॉइंट M है, इसकी स्थिति मध्य बिंदु से r थीटा है। r माने O से M तक की डिस्टेंस r है और थीटा माने कि OM रेखा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो बिंदु r थीटा पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का अगर 2 घटक वियोजित किया जाए तो एक घटक OM डायरेक्शन में जो घटक होगा वो होगा P cos थीटा। OM दिशा में वियोजित घटक P cos थीटा। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का OM दिशा में वियोजित घटक P cos थीटा और OM पर लंब दिशा में वियोजित घटक P sin थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इससे दोनों स्थितियां इसी से डेरिवेट हो सकती हैं, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का OM दिशा में वियोजित घटक P cos थीटा और OM पर लंब दिशा में वियोजित घटक P sin थीटा। ये जो पॉइंट M है ये घटक P cos थीटा के लिए अक्षीय रेखा पर है और अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपने निकाला था। अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³, जहां P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। यहां पर क्या है बेटे, P cos थीटा है। अक्षीय रेखा पर बिंदु M P cos थीटा के लिए अक्षीय रेखा पर है तो P की जगह पर P cos थीटा हो जाएगा। क्या तय हुआ, बिंदु M पर इस घटक P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E1 कहें तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा/r³। और ये जो घटक P sin थीटा है बिंदु M, ये E2 वाला घटक P sin थीटा लंब घटक है। P cos थीटा अंदिश घटक है और P sin थीटा लंब घटक है। तो बिंदु M से ये जो वेक्टर E2 है ये निरक्ष पर है, निरक्षीय स्थिति एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो इस P sin थीटा वाले घटक के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E2 कहें तो ये हो जाएगा बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P sin थीटा/r³। ठीक है, यहां पर 2p cos थीटा अक्षीय वाले के कारण और P sin थीटा निरक्षीय वाले के कारण। अब यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें, इसको इक्वेशन सेकंड कर दें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो P cos थीटा वाले घटक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और P sin थीटा वाले घटक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ये दोनों तीव्रताएं परस्पर
लंब हैं। अतः बिंदु M पर परिणामी तीव्रता अगर E कहें तो परिणामी तीव्रता E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 0 होता है। तो आगे वाला पद खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक, अब देखो बच्चों, यहां पर E1 स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स √1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपान r क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p साइन थीटा अपान r क्यूब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो यहां पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p और r क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p और r क्यूब इन दोनों में है, स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान r क्यूब, ये अंडर रूट के बाहर हो गया। अब अंडर रूट के भीतर क्या बचा? 2 cos थीटा लिखा है, ये बाकी तो बाहर हो गया, ये 2 cos थीटा अंदर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये यहाँ p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, ये कॉमन हो चुका, बाहर जा चुका है, स्क्वायर था तो अंडर रूट के बाहर चला गया, स्क्वायर खत्म हो गया, बचा केवल साइन थीटा। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r क्यूब। यहाँ देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दो पार्ट कह सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमने लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ गई? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r क्यूब और अंडर रूट, ये अंडर रूट के भीतर है बेटे, तो ये हो जाएगा √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक आया। ठीक है, ये जो परिणामी तीव्रता है E1 और E2 का जो परिणामी है, इसका अगर वेक्टर E1 की दिशा से बनने वाला कोण, अगर हम ये वाला एंगल फाई कहें, परिणामी तीव्रता E का OM को मिलाने वाली रेखा के साथ बनने वाला कोण, अगर ये वाला एंगल हम फाई कहें, फाई, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? tan फाई बराबर लंब बटे आधार, तो लंब होगा बेटे E2 और आधार होगा E1। क्या हो जाएगा? E2/E1। E2 और E1 का मान यहां से रख देते हैं, क्या आ जाएगा? tan फाई है, थीटा नहीं है, ये फाई है, तो tan फाई बराबर E2 की जगह पर क्या लिख दें? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p साइन थीटा अपान r क्यूब और अपान इतना, अपान E1 करेंगे तो उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब अपान 2p cos थीटा। कुछ कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये r क्यूब, ये r क्यूब, यहाँ p और p कट गया, कितना आया? tan फाई बराबर हाफ, ये हाफ साइन थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan फाई बराबर हाफ tan थीटा, ऐसे कह सकते हो, या फाई बराबर tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ये हुआ, और उसकी दिशा OM को मिलाने वाली रेखा के साथ थीटा एंगल, ये OM को मिलाने वाली रेखा के साथ अगर फाई एंगल, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता OM रेखा के साथ अगर फाई एंगल बनाती तो फाई बराबर tan इनवर्स हाफ tan थीटा। ओके, ठीक से समझ में आ गया? ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए और उसमें हम आपका प्रॉब्लम रिमूव करेंगे।
ठीक है। अब इसके आगे एक टॉपिक और है, बस ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण कहता है टार्क, TORQ, टार्क, बलयुग्म का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अगर बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और इक्विडिस्टेंट समदूरस्थ होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं की क्या खासियत होती है? एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जो इन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है जिसका ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है। प्लस Q चार्ज बिंदु A पर है, माइनस Q चार्ज बिंदु B पर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये 2L है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L तथा वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ बनने वाला कोण ये वाला एंगल थीटा है। अब ध्यान से समझिए, बस खाली इसमें समझना है, जरा सी बात है, कोई बहुत आसान टॉपिक है। देखिए अगर कोई पॉजिटिव नेचर का चार्ज वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाए तो उस पर वैद्युत बल लगता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश। तो इस प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा वैद्युत बल F बराबर QE, ठीक। और ऋणावेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में लगता है, तो इस माइनस Q चार्ज पर वैद्युत बल लगेगा F बराबर QE, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। अब ये दोनों आवेश प्लस Q और माइनस Q पर वैद्युत बल का मान बराबर है लेकिन दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। अगर किसी वस्तु पर दो बराबर बल परस्पर विपरीत दिशा में अलग अलग क्रिया बिंदुओं पर कार्य करते हैं तो ये बल इस पिंड को, इस निकाय को एक निश्चित अक्ष के परितः, जैसे ये है वैद्युत द्विध्रुव, अभी घुमाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए बल आघूर्ण की माप होती है बल गुणे लांबिक दूरी। बल गुणे लांबिक दूरी, यहाँ लांबिक दूरी समझना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि लांबिक दूरी में कोई डाउट ना रह जाए। लांबिक दूरी समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं रह गई। इस पॉइंट को हम C कह देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, लांबिक दूरी माने होता है किसी एक बल के क्रिया बिंदु से दूसरे बल की क्रिया रेखा पर डाला गया लंब। किसी एक बल, चलो इस बल की बात करते हैं, इस बल की बात, किसी एक बल के क्रिया बिंदु अर्थात A से दूसरे बल की क्रिया रेखा, इस वाली रेखा पर डाला गया लंब AC, लांबिक दूरी क्या हो गई? AC लांबिक दूरी है। तो AC दूरी अगर हम निकाल लें तो आपका काम बन जाएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो लांबिक दूरी निकाले लेते हैं। देखिए इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज कौन सा बेटे? समकोण त्रिभुज ACB में AC हमको मालूम करना है लेकिन AB पता है। AC अपान AB, इस वाले एंगल के लिए AC लंब हो गया, AB कर्ण हो गया। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या आ गया? AC बराबर AB का मान है 2L साइन थीटा। ये लांबिक दूरी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लांबिक दूरी हो गई, लांबिक दूरी। अतः इस वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे लांबिक दूरी F इंटू AC। मान रख दीजिए F की जगह पर QE इंटू AC की जगह पर 2L साइन थीटा। क्या आ गया? 2QL इंटू E साइन थीटा। 2QL को क्या कहा था आपने? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P।
तो यहाँ क्या लिख दें, टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर कितना आ गया, PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। अगर वेक्टर फॉर्म में कहें, वेक्टर फॉर्म, तो टाउ बराबर P क्रॉस E। ए क्रॉस बी बराबर होता है AB साइन थीटा, तो टाउ बराबर P क्रॉस E। तो ये व्यंजक जो आया, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक आया। अब इसमें कुछ स्थितियां हैं, जो विशेष स्थितियां हैं उस पर थोड़ी चर्चा होगी। पहली कंडीशन ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो जाए तो साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो टाउ की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे, टाउ बराबर 0। मतलब क्या हुआ, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र के अनुदिश रखा है या अपोजिट डायरेक्शन में रखा है, अनुदिश या प्रतिदिश रखा है, तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र की दिशा के अनुदिश रखा है तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब बलाघूर्ण का क्या रोल था, बलाघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयत्न करता है, क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। क्या तय हुआ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। दूसरा सेकंड पॉइंट, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो टाउ का मान कितना होगा, PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कितना आ जाएगा बेटे, PE, ये मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ बराबर PE मैक्सिमम, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान PE होता है। ठीक है, इस आधार पर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P की एक और परिभाषा भी, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P की एक और डेफिनेशन है। अगर ऐसा हो जाए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम, तो P बराबर टाउ। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और टाउ क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। परिभाषा एक और, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा एक और बन गई। ठीक से सुनिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण द्विध्रुव पर लगने वाले उस बलयुग्म के आघूर्ण के मान के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। ये एक और परिभाषा होगी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की। पूछा गया है कि वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक निगमित कीजिए तथा इस आधार पर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषित फिर से सुन लो एक बार, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के भीतर लंबवत रखा जाए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एकांक हो, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के मान के बराबर हो गया। तो एक परिभाषा क्या हो गई, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण द्विध्रुव पर लगने वाले उस बलयुग्म के आघूर्ण के मान के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। ओके, ये चैप्टर वाला फर्स्ट लेसन पूरा हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके न्यूमेरिकल आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।